भारत समाचार के खास कार्यक्रम पावर सेंटर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं कि इस हफ्ते की खास और रोचक खबरों पर। लोकतंत्र में सरकारों को वेलफेयर स्टेट कहा गया है। सरकारें वेलफेयर के काम करती भी हैं, जन कल्याण के, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जो उनकी किरकिरी कराते हैं। कोरोना महामारी में मजदूर फंसे हैं गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, तमाम जगहों पर। लॉकडाउन होने से लोग 2 महीने से नहीं निकल पा रहे थे। कहीं वो किसी से मांग के खा रहे हैं, कहीं किसी के पास पैसा खत्म हो गया है, किसी के पास जीने का संकट है। अब सरकार ने निर्णय किया कि ट्रेनों से मजदूरों को उनके घर भिजाया जाएगा, लेकिन समस्या तब आ गई जब ये शोर उठा कि इन मजदूरों से रेलवे ने किराया वसूल लिया और किराए के साथ साथ 50 रुपया अतिरिक्त वसूला गया, जिसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेन के नाम पर और 20 रुपया खाने पीने के नाम पर। माना जा रहा था कि सरकार इस संकट की घड़ी में तमाम सारी चीज़ों में कटौती कर रही है, उसके लिए कोविड फंड बनाए जा रहे हैं, उसको तमाम जगहों से लोग खुल के दान भी कर रहे हैं। लेकिन जब पैसा गरीबों से वसूला गया, मजदूरों से, तो कांग्रेस ने यह ऐलान कर दिया कि वो सारे मजदूरों का पैसा खुद भरेगी। उसके इस ऐलान से बीजेपी बैकफुट पर आ गई। बीजेपी में खलबली मच गई और रेलवे ने कहा कि साहब हमने कोई किराया नहीं वसूला है, किसी स्टेशन पर हमारा टिकट ही नहीं बेचा गया है, जबकि मजदूरों के पास हाथ में टिकट है। समस्या इस बात की है कि ठगा किसने, क्योंकि तथ्य सारे मौजूद हैं, लेकिन रुपया किसके पास गया ये बताने कोई सामने नहीं आ रहा है। भाई अगर रेलवे का टिकट किसी के पास है हाथ में, तो कहीं ना कहीं से उसको किसी ने दिया होगा। अब वो रेलवे के अधिकारी बताएं। लेकिन ये संवेदनशीलता का मामला था और रेल किसी राज्य सरकार के हाथ में तो है नहीं। राज्य सरकारों ने ये काम जरूर किया, खासतौर से यूपी ने, कि वो अपने लोगों को रेलवे स्टेशन से निःशुल्क बस से उनके घर तक उसने पहुंचाया, खाने पीने की व्यवस्था की। 5-6 लाख लोग आ चुके हैं अब तक। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी के सामने। ये कोरोना से लड़ना है, गरीबों को भी बचाना है, लोगों का पेट भी भरना है और उन्हें रोजगार भी देना है। लेकिन कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो तमाम कामों पर पानी फेर देते हैं। और रेलवे का जो मजदूरों से किराया वसूलने का मामला था, ये आने वाले काफ़ी लंबे समय तक याद किया जाएगा, क्योंकि संकट के समय मदद पूरे जीवन भर आदमी याद रखता है और संकट के समय की गई ज्यादती भी लोग पूरी जिंदगी नहीं भूल पाते हैं। शराब क्या बंद हुई? सरकारों की सांसें बंद होने लगी। कारण ये था कि लॉकडाउन और कोरोना के चलते लोग घरों में थे, सब दुकानें बंद थी, सरकार के पास राजस्व के स्रोत कम पड़ रहे थे, राज्य सरकारों के पास ज़्यादा साधन है भी नहीं पैसा कमाने के। आखिरकार निर्णय हुआ और शराब को बिक्री के लिए खोल दिया गया दुकानों को। और खोलने के बाद जो नज़ारा था उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियाँ उड़ी वो तो उड़ी ही। लोगों ने शराब ऐसे खरीदी जैसे कोई फ्री की लूट मची हो। 300 करोड़ रुपए के करीब दारू उत्तर प्रदेश में खरीदी गई। लखनऊ में अकेले 5-6 करोड़ रुपए की दारू बिकी होगी। कोई गत्ता उठाए ले जा रहा है, कोई शीशी हाथ में पकड़े लिए जा रहा है और कोई 2-2, 4-4 घंटे लाइनों में खड़ा रहा शराब के लिए। महिला और पुरुष कोई पीछे भी नहीं रहा। लेकिन शाम को इसका असर दिखा। उसी दिन किसी कॉलोनी में महिला ने शराब पीकर अपने पड़ोसियों को परेशान किया, तो कहीं पुलिस वाले नशे में धुत होकर डांस किए, तो कहीं रोड पर कुछ लोग। पूरी रात ये मामले चलते रहे और कुछ एक्सीडेंट भी हुए। लखनऊ के एक एसीपी हैं अनिल कुमार, उन्होंने भी एक ट्वीट किया कि सरकार के इस फैसले से 40 दिन की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, जो मेहनत लॉकडाउन में हुई है। अब चूंकि सरकारी अधिकारी थे, उनका सोशल मीडिया पर इस तरह से लिखना, तमाम सारे लोगों ने कहा कि अनुशासन के दायरे में आ जाएगा, तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी फिर दोबारा ट्वीट डालकर कि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, हमने सिर्फ भावनाओं में बात लिखी थी।
लेकिन ये बात सच साबित होती है कि हिंदुस्तान का आदमी 40 दिनों तक शराब न पीकर उसने जता दिया कि वो शराब के बिना भी जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर सरकार की शराब नहीं बिकेगी तो सरकार मर जाएगी। और यही हालात थे जिसका सबने देखा। उत्तर प्रदेश में लोगों के कपड़े फट गए, लोग नंगे हो गए, लेकिन शराब के लिए दुकानों पर टूट पड़े, लाठियां खाई, कहीं वो माने नहीं। बहरहाल सरकार ने भी देखा कि मौका अच्छा है, तुरंत उसने 40% दाम शराब के बढ़ा दिए कि पीने वाले मानेंगे नहीं और इसी बहाने कुछ कमाई हो जाएगी। जो सरकारें चुनाव में वादा करती हैं कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, प्रदेश में देश में शराब से लोग बर्बाद हो रहे हैं, उनका परिवार बर्बाद हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें बेईमानी साबित हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि शराब गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, वहाँ पर राजस्व आने का क्या तरीका है? क्या उस फार्मूले को यूपी में नहीं अपनाया जा सकता कि हम और राजस्व किस तरह से बढ़ाएं और शराब पर निर्भर ना रहें? हम अपने समाज को स्वस्थ बनाएं। शराब को हम एक तरफ सामाजिक बुराई कहते हैं, दूसरी तरफ खुलेआम बिकवा रहे हैं। तो फिलहाल कोरोना का संकट भले चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जीवन के संकट से बड़ा नहीं हो सकता। और शौक जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर जताया है। हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, ये बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज भी चमत्कार दिखाते हैं। ताज़ा मामला एसएन मेडिकल कॉलेज का है, जहां चूहे एक महिला का पैर खा गए। दुर्भाग्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण है। तस्वीरें ऐसी हैं जो आप देखकर दंग रह जाएंगे कि एक महिला जो कैंसर की पीड़ित थी, अनकॉन्शियस थी, उसको कहीं इलाज नहीं मिल रहा था इस लॉकडाउन में। मेडिकल कॉलेज में इस उम्मीद में गए कि वहाँ भर्ती हो जाएंगे और कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वहाँ कोविड जांच के लिए उनको 2 दिन रोक लिया गया इमरजेंसी में। और इसी दौरान जो इंद्र खंडेलवाल हैं, उनकी पत्नी साक्षी खंडेलवाल जो कैंसर से पीड़ित है, उनका पैर चूहों ने काट डाला, कुतर डाला। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था में जिंदा हैं जहां जिंदा आदमी को चूहा और जानवर खा डालें। ये आगरा के हॉस्पिटल हैं, आगरा में मेडिकल कॉलेज का ये हाल है। आगरा में जहां महामारी अपना विकराल रूप धारण करती जा रही है, आगरा कमिश्नरी का जिला है, पूरी दुनिया के पर्यटक वहां आते हैं। ऐसे हालात देखकर खाली अपना सर पीटने का मन होता है, सर पकड़ के बैठ जाने का मन होता है कि किससे उम्मीद करें, किससे आस लगाएं कि कौन जीवन बचाएगा किसका। ये एक संवेदनशील मामला है और हम इस खबर को इसीलिए लाए हैं कि लोग जो उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर मानते हो या जो सरकारें दावा करती हों, वो देख लें कि उनकी आंखों के सामने क्या सच्चाई है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं। इस तरह की घटना ने आदमी को अंदर तक हिला दिया है, लेकिन उनको नहीं हिला पाई जो बड़े बड़े पदों पर चिकित्सकों के बैठे हुए हैं, चाहे कॉलेज के प्राचार्य हों, चाहे जिलों के अधिकारी हों या अस्पताल के प्रशासक हों। संवेदनाएं मर चुकी हैं, कोई मरे उनको कोई परवाह नहीं है और वो जानते हैं कि ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, दावे होते रहेंगे। हरियाणा कैडर की 2014 बैच की आईएएस अफसर रानी नागर के इस्तीफे ने पूरे देश में हलचल मचा रखी है। रानी नागर एक युवा आईएएस अफसर हैं, मूलतः वो यूपी की रहने वाली हैं और बादलपुर जहां मायावती का गांव है वहां उनका घर है। रानी नागर एक जाबाज और जुझारू आईएएस अफसर के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उनको हरियाणा में कैसे कैसे परेशान किया जा रहा है, उनकी जान को खतरा है, ये सारी चीज़ें उन्होंने सोशल मीडिया पर अक्सर बात कही है। और उन्होंने ये बात की चेतावनी भी दी थी कि अगर उनकी जान पर ये जो खतरा है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो इस आईएएस की नौकरी से इस्तीफा दे देंगी।
हरियाणा की सरकार है, देश का आईएएस एसोसिएशन है, प्रधानमंत्री का कार्यालय है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई, न कोई आगे आया। गाजियाबाद के बादलपुर की रहने वाली रानी नागर ने जो सोच लिया, जो ठाना, उसे करके दिखाया और जीवन संकट में है, इससे अच्छा है कि नौकरी छोड़ दी जाए। और पिछले दिनों उन्होंने इस्तीफा दे दिया आईएएस से। रानी के इस्तीफे से जो हुक्मरान थे उनकी आंखें खुली और गुर्जर समाज का जो दबाव था वो भी दिखा। हरियाणा सरकार ने महसूस किया कि गलती हुई, क्योंकि रानी का आरोप है कि उनको यूटी के जिस गेस्ट हाउस में रखा गया था उसके दरवाजे खराब थे, बंद तक नहीं होता था। उनका जो 311 नंबर उनको कमरा दिया गया था उसका हालात, उसकी खिड़कियां टूटी थी, बहुत ख़राब थे। अगर वो उस कमरे में सोती तो कोई भी दरवाज़ा ढकेल के अंदर आ सकता था, कोई भी वीडियो बना सकता था। इस तरह से उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उनके खाने में पीने निकली लोहे की, जिसको उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। जब इस तरह से जीवन का भय उन्होंने महसूस किया तो उन्होंने सरकार से कहा कि वो उनके जीवन को बचाएं। मायावती बसपा की मुखिया हैं, उन्होंने रानी नागर के इस समस्या पर कई बार ये मामला उठाया, लेकिन हरियाणा की सरकार ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उनके इस्तीफे के ऐलान के बाद पूरे देश में हलचल मची, फिर भी आईएएस एसोसिएशन चुप रही। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अब भी आईएएस एसोसिएशन चुप है, लेकिन हरियाणा सरकार को अपनी गलती महसूस हुई है और अब उनके मुख्यमंत्री ने केंद्र के डीओपीटी को लिखा है कि रानी नागर को यहाँ से उत्तर प्रदेश उनके मूल कैडर में भेज दिया जाए, जहाँ वो चाहती हैं जाना, और उनके साथ इंसाफ किया जाए और उनका इस्तीफा वापस लिया जाए। तो कुल मिलाकर यह है कि एक लंबी फेहरिस्त रही है कष्ट सहने की और संघर्ष करने की रानी नागर की, और उनके संघर्ष का अंत ऐसे हुआ कि जब शायद उन्होंने मन बना लिया था कि जिस सेवा को सर्वोच्च मानकर वो इस पेशे में आई थी, नौकरी में आई थी, उसमें रहकर भी वो लोगों के साथ ना इंसाफ कर पा रही हैं, ना खुद के साथ कर पा रही हैं, और वो खुद को असहाय और मजबूर महसूस कर रही थी। हमारे यहाँ कहावत है कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। यूपी जल निगम यूँ तो कंगाल है, घाटे में चल रहा है। कर्मचारियों को 2-2 महीने वेतन नहीं दे पाए हैं, पेंशन नहीं जा रही है, और कोविड फंड में मुख्यमंत्री के लिए 1,47,00,000 रुपया दान करने गए थे। मंत्री आशुतोष टंडन है इसके, और एमडी है विकास गोठलवाल। इन्होंने सीएम राहत कोष में 1,47,00,000 रुपया चेक सौंपा है सीएम को। कोई बुराई नहीं है, सामाजिक कार्य में खुल के सबको आगे आना चाहिए, लेकिन जल निगम में 10,500 कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, उनको वेतन क्यों नहीं दे पा रहे हैं? और 12,000 पेंशन धारक हैं, उनको पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। जब ये मामला सामने आया तो फरवरी का वेतन दिया गया, अब मार्च और अप्रैल इसका वेतन बकाया है। इस मद में निगम को हर महीना 77 करोड़ रुपए की जरूरत होती है, लेकिन हालत यह है कि कर्जा लेके घी पिया जा रहा है। अरे भाई, अपने घर में खाने की व्यवस्था नहीं है और बाहर आंधी आई है, तूफान मचा है, और उसको वाहवाही लूटने के लिए वहाँ पर नोट लुटाई जा रही है। एमडी और मंत्री का निर्णय निश्चित ही गलत है और इसको लेकर उनको काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। इस बात को लेकर खासी चर्चा है कि नंबर बढ़ाने के लिए मंत्री गोपाल टंडन ने ये काम कराया। कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है, जल निगम के कर्मचारी नाराज हैं, दुखी भी हैं। 10,500 कर्मचारी जो काम कर रहा है, उसके घर में अगर 2 महीना से वेतन नहीं गया है तो उसके यहाँ बच्चे कैसे खा रहे हैं इस लॉकडाउन में? उनके बच्चों की फीस कैसे जाएगी? उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कैसे करें? उनका परिवार कैसे पलेगा? इसकी बजाय हम वाहवाही लूटने के लिए, पीठ थपथपाने के लिए कर दें और समाज में और मीडिया में दिखने के लिए, ऐसी उम्मीद गोपाल टंडन मंत्री से और एमडी से नहीं थी, क्योंकि दोनों बड़े संवेदनशील माने जाते हैं। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे जब विकास गोठलवाल एमडी बने कि शायद अब निगम का उद्धार होगा।
एक ऐसा अफसर मिला है जो शायद ये चमत्कार करके दिखाएगा कि जो जल निगम वर्षों से घाटे में है, जिसमें भर्तियां घोटालों के लिए चर्चित रही हैं। बहरहाल इस कार्यक्रम ने, इस कृत्य ने यह साबित कर दिया कि सरकारों के चेहरे बदलते हैं, नेता आते हैं, अफसर आते जाते हैं, लेकिन कर्मचारियों के हालात और निगमों के हालात बद से बदतर ही होते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में पालतू चाहे कोई भी जानवर हो, पक्षी हो, लोग उसको प्यार करते हैं, घरों में रखते हैं। अब ऐसा एक मामला है जिसके लिए दो परिवारों में जमकर मारपीट, गाली गलौज और रोना पीटना तक हुआ। मामला यह है कि तोता थाने से उड़ गया। पीएससी में एक दरोगा है तो राम कृपाल जी, उनके घर में एक तोता पला हुआ था, पालतू था। अचानक वो एक दिन तोता कहीं गायब हो गया। अब परिवार के लोग ढूंढते रहे, दरोगा जी की फैमिली, उनकी पत्नी, बिटिया ने सब ढूंढा। तो कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद, पड़ोसी के घर में एक तोता दिख गया। और जब वो तोता दरोगा जी के घर के सामने से गुजरा तो चिल्लाने लगा। तो उनकी पत्नी और बेटी ने कहा कि ये तोता हमारा है और तुम लोगों ने चोरी कर लिया पड़ोसियों को। दोनों लोगों में मारपीट की नौबत आ गई। तो दरोगा जी की फैमिली ने फिर 112 नंबर पे फ़ोन कर दिया कि भाई हमारा तोता यहाँ चोरी हो गया है। तो जब पुलिस पहुँची तो फिर वही झंझट, तो पुलिस दोनों को लेके थाने आ गई। आसियाना थाने में न्यू गरौरा इलाका है, वहाँ पर ये मामला था। अब दरोगा जी और उनके पड़ोसी, पिजड़ा सहित सब लोग बुलाए गए। अब थाने में भी ये दोनों भीड़े पड़े, नहीं मेरा तोता, वो कहे नहीं मेरा तोता। अब तोता एक, मालिक दो, तोता एक, चाहने वाले दो। अब दरोगा भी परेशान, इंस्पेक्टर भी परेशान। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा भाई ऐसा है कि लड़ाई झगड़ा न करो, नहीं हम दोनों को बंद कर देंगे। और इसका फैसला बड़ा जटिल है, लेकिन अगर आप लोग सहमत हो तो हम इस तोता को खोलेंगे और ये जिस मालिक के पास चला जाएगा तब तोता उसका हो जाएगा। तो दोनों भाई खैर सहमत हुए और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन जितना पुलिस होशियार है उससे ज़्यादा तोता होशियार था। तोता ने भी कहा अच्छा बेटा खोलो, हम भी बताते हैं। और जैसे इधर पिजड़ा खुला तैसे तोता फुर्र। अब दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब दौड़े तोता पकड़ो, तब तक तोता आसमान में। अब तोता आसमान में जाना था कि इधर दरोगा जी का परिवार, उनकी पत्नी और बेटी मार दहाड़े मार के रोना शुरू कर दी, रोने लगी फूट फूट कर। थाने में फिर सिर्फ फुटअव्वल की नौबत आ गई, लेकिन किसी तरह से इंस्पेक्टर संजय राय ने मामला संभाला और समझाया कि भाई पशु पक्षी को वैसे भी जो है खुले आसमान में उड़ने देना चाहिए। प्रेम करना अच्छी बात है, आप उनके लिए घरों की छतों पर दाने रखिए, पानी रखिए। लेकिन ये चर्चा और रोचक इसलिए हो गया क्योंकि इसको लेकर दो लोग आपस में मार पीटने पर आमादा थे। पालतू पक्षियों से, पशुओं से प्रेम होता है, अच्छी बात है, लेकिन ये तोते का मामला था। जानवर होता तो उसको दौड़ा के पकड़ा जा सकता था, तो तोता को कौन उड़ते हुए तोता पकड़ना आसान तो है नहीं। हाँ ये ज़रूर है कि पुलिस की चूक से तोता ना दरोगा जी का रह पाया और ना पड़ोसी का रह पाया। सियासत में अगर एक के घर में आग लगी हो तो दूसरे के घर में वो बारिश का काम करती है। अब मामला कुछ ऐसे ही है कि बीजेपी के बड़बोले विधायक लगातार किरकिरी करा रहे हैं, चाहे वो श्याम प्रकाश हो, चाहे वो सुरेश तिवारी हो, चाहे वो ब्रिजभूषण राजपूत हो, चाहे वो अपने सीतापुर वाले राठौर साहब हो। पार्टी उनको ऊपर आंख तरेर रही है, उसने नोटिस भी जारी किया कि हम कार्रवाई कर देंगे। अब 4-5 विधायकों पर नोटिस जारी हुई है, लेकिन इससे समाजवादी पार्टी में बड़ी खुशी है और खुशी की लहर भी है। बीजेपी के जो विधायक नाराज हैं उन पर समाजवादी पार्टी की नज़र भी है। जिसे जिसे अनुशासन का नोटिस मिला है, अब सपाई उनके साथ काफ़ी सहानुभूति जता रहे हैं। अखिलेश यादव तो लॉकडाउन में लगातार सक्रिय हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन उनकी नज़र भाजपा के इन विधायकों पर भी है। और बीजेपी भी इस बात को जानती है कि अगर वो अपने विधायकों को ज़्यादा दबाएगी तो हो सकता है कि चूड़ी फेल हो जाए कसते कसते। तो उतने कसो जितने फेल होने से बची रहे, तो कभी नरम तो कभी गरम। लेकिन
समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर है। अखिलेश यादव ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी के उन असंतुष्ट विधायकों से संपर्क में है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज़्यादा लोग हैं, विधायक हैं, जो समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं या उनसे कहीं ना कहीं टच रख रहे हैं। अब बीजेपी अपने मुखबिर लगाए, वो अपने सूत्र दौड़ाए, लेकिन जो नोटिस ने आग में घी का काम किया है उससे सपा को काफ़ी खुशी मिली है और राहत मिली है। सीतापुर के विधायक तो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला है। वो तो पार्टी नेतृत्व से लेके और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पर उन्होंने काफ़ी तगड़े हमले किए, उनके ऑडियो वायरल हुए। श्याम प्रकाश थोड़ा जल्दी डर गए, ठंडे हो गए, और ब्रिजभूषण राजपूत और सुरेश तिवारी अभी भी चुपचाप बैठे हुए हैं अनुशासन के डंडे के डर से। लेकिन चूंकि देखिए अभी सरकार है 2 साल की, विधायक बहुत होशियार होते हैं, ये आखिरी वक्त में निर्णय करते हैं या ये कहिए गच्चा देते हैं, और ये उसी समय के इंतजार में बैठे रहते हैं। विधायकों की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि डीएम एसपी उनको जिले में भाव नहीं देते, थानेदार तक उनकी सुनते नहीं। अब समाजवादी पार्टी के लिए उम्मीद यही है कि अगर बीजेपी अपने विधायकों को थामने में नाकाम रही तो हम लपक लेंगे। तो अखिलेश यादव इस रणनीति पर भी काम कर रहे हैं, और आने वाले चुनाव, जब उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा का चुनाव आएगा, तो हो सकता है कि बहुत सारे विधायक अपनी खुशी का और नाराज़गी का खुलकर इजहार करें, और तब यह स्पष्ट पता चलेगा कि कितने विधायक समाजवादी पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। तो बहरहाल गपशप और चर्चा और कानाफूसी पर आधारित हमारा यह कार्यक्रम यही समाप्त होता है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।